नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट विजन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मेंस बूस्टर सीरीज़ का चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम 3 चैप्टर्स अभी तक पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एंशिएंट, मेडिवल एंड कुछ जो पार्ट है मॉडर्न का हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम यहाँ से रिवोल्ट ऑफ 1857 से थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में जानेंगे और इसके आगे जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो थोड़ा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1757 जो है बैटल ऑफ प्लासी का ईयर है, और ये जो बैटल है वो ब्रिटिश रूल के लिए इंडिया में एक फाउंडेशन स्टोन की तरह एक साबित होती है। यहाँ के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई, इस टाइम पीरियड मतलब 57 के बाद बैटल ऑफ बक्सर हमने देखी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो 100 साल का टाइम पीरियड है, ओवर मतलब 100 ईयर्स, 1757 से लेकर 1857 तक। अब आप देखिए, इन 100 सालों में जो भी ब्रिटिशर्स की जो भी पॉलिसीज़ रही हैं, ऑपरेसिव पॉलिसीज़ रही हैं, उनके चलते क्या क्या चीज़ें हमने देखी। तो हम देख रहे हैं कि जो भी आक्रोश, जो भी मतलब लोगों के अंदर एक भावना डेवलप हो रही थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, वो 1857 की क्रांति के रूप में बाहर आती है। तो देखिए, इन 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश टुक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया, एंड इन 1857 टुक प्लेस द मेजर रिवोल्ट which was a product of character and policies of the colonial rule after 1757, and after which noteworthy changes took place in the British policy of ruling over India। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो भी उनकी पॉलिसीज़ रही हैं, उनके चलते 1857 में कैसे ये क्रांति उभर कर आती है। लेकिन हम देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि 1757 के बाद सीधे 1857 के टाइम पीरियड में ही लोग एकदम से जागरूक हो गए या फिर लोग रिवोल्ट करने पे आ गए, ऐसा नहीं है। इस टाइम पीरियड के बीच में भी कुछ जो पॉपुलर आउटबर्स्ट हैं वो होते रहे हैं इन फॉर्म ऑफ रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंस या ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजेंट्स अपराइजिंग, एग्रेरियन राइट्स एंड सिविल रेबेलियंस, जो कि हम अभी पिछले हमारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और जो हम देखिए यूपी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो डेटा है वो मॉडर्न हिस्ट्री का अगर हम जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो काफ़ी वास्ट है सिलेबस। लेकिन हम यहाँ पर क्या है, सिर्फ यूपी के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रही हैं। तो जो मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया है, तो स्पेसिफिक जो वो यूपी से रिलेटेड है। तो देखिए, तो जो 1857 का रिवोल्ट है, उसके हम अगर कारणों की बात करें, कॉजेज़ की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि उन कारणों को हम डिवाइड कर सकते हैं सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेसिस पर। अगर हम इकोनॉमिक कॉजेज़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कॉलोनियल पॉलिसीज़ जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने इंडियन सोसाइटी के इकोनॉमिक फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उनका जो हैवी टैक्सेशन जो सिस्टम था कि भाई हर चीज़ पे, लैंड पे या फिर जो भी आप टेनेंट से जो भी आप वसूली कर रहे हैं, कर वसूली कर रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा उन्होंने कर दिया था कि भाई जिसकी वजह से पीजेंट्स की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डिटेरिएट हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो इतने ज़्यादा डेट में जा चुके थे। और फिर उन्हें आफ्टर ऑल मनी लेंडर्स के पास जाना होता था पैसे लेने के लिए कि भाई हमें अपना पैसा चुकाना है, और वो जो उन्हें लोन मिल रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन जो है वो और ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। ओल्ड ज़मींदारी जो सिस्टम था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। हम देखेंगे कैसे। देखिए, ब्रिटिश रूल ऑल्सो मेंट मिजरी टू आर्टिजन्स एंड हैंडीक्राफ्ट पीपल। देखिए, जो हमारे जो इंडिजीनियस जो आर्टिक्राफ्ट थे, जो लोग जो नेटिव रूलर्स थे, वो लोग जो खरीद रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे थे, और जो नेटिव जो आर्टिजन्स हैं, जो नेटिव जो इंडिया में रहकर जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उन लोगों को वो प्रमोट नहीं कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे। अब देखिए, इंडियन ट्रेड एंड मर्केंटाइल क्लास वॉज डेलिबरेटली क्रपल्ड। तो इसमें क्या था कि भाई जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो इंडियन मेड गुड्स हैं, उन पर क्या है, हाई टैरिफ ड्यूटीज़ लग रही थी, और जो ब्रिटिश से हम इंपोर्ट कर रहे थे प्रोडक्ट, उन पर लो टैरिफ ड्यूटीज़ लग रही थी। एंड बाय द मिड 19th सेंचुरी एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन एंड द सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया प्रैक्टिकली केम टू एन एंड। अगर हम अवध रीजन की बात करें तो इट वॉज द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। अगर हम इसमें देखें कि मतलब एक एस्टीमेट माना जाता है कि लगभग 21,000 तालुकदार जो हैं, उनके जो
स्टेट्स थे उनकी जो लैंड थी वो कॉन्फिस्केट कर ली गई थी। जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि भाई ताल्लुकदारी सिस्टम था कि भाई एक लैंड थी उसके ऊपर ताल्लुकदार थे, जैसे अवध ताल्लुकदार थे जो कि पीजेंट्स थे, पीजेंट से हमारा रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, वो उनसे नजराना कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ये कर रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या कि भाई अब ये लोग करप्ट भी हो रहे थे कहीं ना कहीं, जो अवध ताल्लुकदार थे। और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर ने इन लोगों को रिप्लेस कर दिया अपने लोगों से। तो इन लोगों की जो लैंड थी वो क्या की गई, वो कन्फिस्केट कर ली गई। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर एंड लैंड, कि आप देखेंगे कि भाई जब आप पीजन के लिए कोई प्रोग्रेसिव चीज़ तो कर नहीं रहे हैं, उनके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तो भाई वो कैसे क्रॉप ग्रो करेंगे, या फिर फूड की जो सप्लाई है तो वो कैसे मेंटेन होगी, कैसे पूरी होगी लोगों के लिए, वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो अगर हम इकोनॉमिक कॉजेज़ के बाद पॉलिटिकल कॉजेज़ की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मतलब पॉलिसीज़ हैं, ग्रीडी पॉलिसीज़ ऑफ एग्रेडाइजमेंट, जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वेल्थ और प्रेस्टीज, कि भाई वो अपना जो सिर्फ अपनी वेल्थ और प्रेस्टीज को सिर्फ बढ़ाने के लिए वो लोग जो हैं वो काम कर रहे थे। उसके ऊपर से जो फॉल्स प्रोमिसेस हैं और जो प्लेजेस हैं वो जो हैं वो कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर रहे थे, जिसकी वजह से हुआ क्या कि भाई कंपनी के प्रति लोगों के अंदर आक्रोश और धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा था। उनकी जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज थी वो भी ख़राब हो रही थी। Policies such as effective control, subsidiary alliance, doctrine of lapse created suspicion in the minds of almost all ruling class, कि भाई जो ये पॉलिसीज़ हैं जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही आप ले लीजिए जो कि डलहौजी लेकर आए थे। तो अब इसमें क्या है कि भाई अब ऐसी पॉलिसीज़ आप लेकर आ रहे हैं तो जो रूलर्स हैं वो लोग क्या कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि भाई ये ब्रिटिशर जो है वो हमारे लिए नहीं है, अब तो हमें बिल्कुल समझ आने लगा है हमारे लिए कुछ नहीं है, या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि भाई करप्शन जो है वो जो ऑफिशियल्स हैं वो इतने ज़्यादा लेवल पे उनका करप्शन होने लगा था, या पुलिस डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए या फिर लोअर जो लॉ कोर्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा करप्ट हो गए थे, जिसकी वजह से जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट डेवलप हो गया। सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोग क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन करने लगे थे, जो नेटिव इंडियन पॉपुलेशन है उनके प्रति जो है वो डिस्क्रिमिनेट करने लगे थे कि भाई कि हम लोग जो है वो मतलब वाइट कम्युनिटी हैं और सुपीरियर रेस हैं। और दूसरी चीज़ फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि भाई सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स लेकर आए, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ सती, सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज, वुमेंस एजुकेशन। तो जैसे देखिए अब ये सुनने में तो बहुत प्रोग्रेसिव लग रहा है आइडिया, और ये था भी प्रोग्रेसिव आइडिया, लेकिन उस टाइम पीरियड की अगर हम बात देखें उस टाइम पीरियड की जो लोगों की सोच थी उनके मुताबिक ये था कि भाई ये जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं ये हमारे जो सोशल रिलीजियस बिलीव्स हैं उनमें क्या है कि इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो उनका मानना ये था कि भाई उन्होंने इस चीज़ को एज अ इंटरफेरेंस लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर इन्होंने क्या किया कि भाई जो मॉस्क हैं, जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, टेम्पल्स, लैंड हैं, इन लोगों पर, इन चीज़ों पर टैक्स लगाना चालू किया। और रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1856 जो है कि पास किया गया, जिसमें क्या किया कि भाई चेंज ऑफ रिलीजन डिड नॉट डिबार अ सन फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज हिडन फादर। मतलब क्या है कि इसका कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, अगर वो हिंदू से मुसलमान बन जाता है या फिर मुसलमान से हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन बन जाता है, तो उसके धर्म परिवर्तन से ये चीज़ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी कि अगर उसका जो फादर की प्रॉपर्टी जो है वो उसके नाम पर ही होगी उसके फादर के डेथ के बाद, या फिर जो उसके फादर जो हैं अगर वो कोई धर्म में बिलीव भी नहीं कर रहे थे तब भी। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे जो उस व्यक्ति के जो फादर हैं अगर वो किसी धर्म में बिलीव नहीं कर रहे हैं तो उसके बेटी की प्रॉपर्टी जो है उसने वो हिंदू धर्म से था और उसने जो क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया तो उसकी प्रॉपर्टी हम मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, उसे प्रॉपर्टी बिल्कुल वो हकदार था उस चीज़ के। अब अगर हम डिसकंटेंट अमंग सिपाहीज़ की बात करें तो हम देखेंगे कि भाई जो कंडीशंस जो थी सर्विसेज की वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी जो उनके सोशल रिलीजियस बिलीफ थे उनसे। कैसे? देखिए रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था कि भाई वेयरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स, जैसे अब कोई भाई धागा पहन रहा है, कोई माला पहन रहा है, टीका लगा रहा है, तो जो सोशल जो हमारे हिंदू धर्म में जो भी चीज़ें हैं या फिर जो भी मान्यता है उस चीज़ से ये लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकली मतलब ट्रीट करते थे। वो कहते थे नहीं ये सब चीज़ें नहीं माननी है। दूसरी चीज़ रिक्रूट ऑफ बंगाल आर्मी टू गिव अंडरटेकिंग टू सर्व एनीवेयर। उन्होंने कहा कि भाई आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी जो बंगाल आर्मी में जो आप रिक्रूट्स कर रहे हो कि आप कहीं भी सर्व कर सकते हो। लेकिन
हुआ क्या कि भाई जो हिंदू मतलब जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो मानते थे कि भाई अगर उन्होंने सी को क्रॉस किया तो उनकी जो कास्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फॉरेन सर्विस अलायंस की अगर हम बात करें, जैसे हम भट्टा बोलते हैं, वो भी नहीं दिया जाता था जो सिपाही जो हैं वो सिंध और पंजाब रीजन में सर्व कर रहे थे। फिर देख रहे हैं कि भाई ब्रिटिश एमोल्यूमेंट जो हैं वो इंडियन सिपाही एमोल्यूमेंट से काफ़ी ज़्यादा थे। और दूसरी चीज़, इंडियन सिपाहीज जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट मतलब किए जाते थे रेशियली इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन एंड प्रिविलेजेस। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि भाई जो रिवोल्ट है वो कैसे स्टार्ट होता है, इमीडिएट रीजन क्या थे उसके, इमीडिएट रीजंस क्या थे। तो हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले ये तो मतलब बहुत फेमस है कि भाई एनफील्ड जो राइफ़ल है वो इंट्रोड्यूस की गई थी इन प्लेस ऑफ ब्राउन बेस गन जो पहले इस्तेमाल की जाती थी उसके प्लेस में। तो इसमें हुआ क्या कि भाई जो कार्ट्रिज जो यूज़ की गई इस गन में उसे लुब्रिकेट किया जाता था, ऐसा माना जाता है, जो बीफ और पोर्क के फैट से लुब्रिकेट किया जाता था। अब देखिए जो बिलीव्स हैं, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो या फिर मुस्लिम रिलीजन हो, उनके ये बिलीव्स के अगेंस्ट में जा रही थी ये चीज़ें कि भाई हम नहीं मानते काऊ जो है वो एक रिलीजियस एनिमल है हिंदू धर्म में, आप उसके फैट के मीट को हम कैसे मतलब वो अपने यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्ट्रिज था उसे अपने दांतों से इन्हें जो है वो खोलना पड़ता था इस चीज़ को, कार्ट्रिज को, फिर वो यूज़ कर सकते थे उस गन को। अब अगर हम थोड़ा सा और टाइमलाइन की मतलब बात करें रिवोल्ट में, एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, तो हम देखेंगे भाई 26 फरवरी 1857 में जो सोल्जर्स थे बहरामपुर के सोल्जर, मतलब ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है, और इसकी 19 नेटिव इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स हैं इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ये कार्ट्रिज को यूज़ करने से। तो लॉर्ड कैनन ने इस जो मतलब इन्फेंट्री है इसे डिबार कर दिया, डिसबैंड कर दिया। फिर हम देख रहे हैं कि 29 मार्च में 1857 में मंगल पांडे एक सोल्जर थे बारकपुर इन्फेंट्री 34th नेटिव इन्फेंट्री के, बारकपुर एक जगह है नियर कलकत्ता उसके। तो इन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिश ऑफिसर को, सर्जन मेजर को मार दिया। तो फिर इन्हें अप्रैल 8 को क्या करते हैं, मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और उसके रेजिमेंट को बैन कर दिया जाता है। 24 अब आगे हम बढ़ते हैं, 24 अप्रैल 1857 की अगर बात करें तो 90 सोल्जर ऑफ मेरठ 3rd नेटिव कैवलरी रिफ्यूज़ टू यूज़ ग्रीस्ड कार्टिलेज। इन्हें कहा भाई कि हम जो है हम भी नहीं करेंगे यूज़। तो ऐसे करके आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो रिवोल्ट है, जो भी एक्शन ले रहे हैं सिपाहीज, वो धीरे धीरे फैल रहा है बंगाल से। आपका देखिए फिर कलकत्ता, यहाँ पर मंगल पांडे की डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो मेरठ में सोल्जर्स हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 9 मई को जो 90 सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ किया था उन लोगों में से 85 को डिसमिस कर दिया गया और सेंटेंस कर दिया गया कि भाई आपको जेल हो जाती है। अब इसकी वजह से जो सोल्जर्स हैं वो इतने ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा भाई अब तो हमसे नहीं सहन। उन्होंने कहा भाई अब तो हम ब्रिटिश के बिल्कुल खिलाफ जाने वाले हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई, और 10 मई को उन्होंने अपने जो भी कॉलीग्स थे, जो कॉमरेड्स थे, उन्हें रिहाई कर दिया, उन्हें रिलीज़ कर दिया जो भी जेल में थे, और जो ऑफिसर थे उन लोगों को मारा और अपना एक बैनर जो था उसे फैलाया, जैसे झंडे को हम फैलाते हैं ना, तो ऐसे करके उस बैनर को उसने फैलाया, रिवोल्ट को स्टार्ट किया और वो दिल्ली के लिए निकल गया। उन्होंने प्लान किया। अब दिल्ली ही क्यों, देखिए दिल्ली क्या था कि एक सेंटर था हमारे इंडिया का, स्टार्टिंग से रहा है दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल्स का रूल रहा वहाँ पर। अब वहाँ पर क्या है कि ब्रिटिशर्स का राज चल रहा है वहाँ पर। अब जो मुग़ल रूलर्स थे, जो लेटर मुगल्स थे, तो उन लेटेस्ट मुगल्स में से जो लास्ट रूलर हैं तो वो हैं बहादुर शाह जफ़र। तो उन्हें क्या किया, इस टाइम पीरियड में चूज़ किया गया एज अ सिम्बॉलिक हेड कि भाई, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाना है तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि हमारा अपना आदमी हो, नेटिव ऑफ इंडिया हो। तो अब देखिए कि भाई शाह जफ़र को क्या किया इन लोगों ने, सिम्बॉलिक हेड बना लिया और ये रिप्रेजेंट कर रहा था एक पॉलिटिकल यूनिटी को। अब जो भी डिफरेंट धर्म के जो सिपाहीज हैं, चाहे फिर वो सिख रेजिमेंट के हों या फिर आपके हिंदू या फिर जो भी अलग अलग रेजिमेंट के जो लोग हैं, वो सब लोग जो मिल के आ रहे हैं और एक कॉमन एनिमी जो ब्रिटिश है उसके खिलाफ में खड़े हो रहे हैं। फिर बहादुर शाह से मतलब मीटिंग्स की गई, उन्हें बताया गया। फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरे जो रूलर्स हैं उन्हें लेटर्स लिखे गए और उनसे बोला गया कि भाई आप ऑर्गेनाइज़ करिए एक कॉन्फेडरेसी को ऑफ इंडियन स्टेट, ताकि हम लड़ सकें ब्रिटिशर के ख़िलाफ़, ब्रिटिश रजीम के ख़िलाफ़ हम लड़ सकें।
फिर अब धीरे धीरे क्या है, ये चीज़ अब एक्सपेंड हो रही है। पहले तो हम यहाँ पर जो सिपाहीज़ हैं वो दिल्ली आ जाते हैं और फिर वो बहादुर शाह ज़फ़र को एक सिंबॉलिक हेड बना लेते हैं। फिर धीरे धीरे चीज़ें क्या है, एक्सपेंड हो रही हैं। अब देखिए सिविलियंस जो हैं वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो पर्टिकुलर अगर हम रीजन की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, अवध वाला रीजन है जो, उधर से सिविलियंस ने काफ़ी तादाद में, काफ़ी ज़्यादा नंबर में ज्वाइन किया है। वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन इन द रिवोल्ट बाय द पीजेंट्री, आर्टिसंस, शॉपकीपर्स, डे लेबरर्स, ज़मींदार्स, रिलीजियस मेडिकेंट्स, प्राइस्ट, सिविल सर्वेंट्स। तो इन सब लोगों ने जब ज्वाइन किया तो जो रिवोल्ट है उसे एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल गई। ठीक है, और माना जाता है कि भाई ये अब जब क्या हुआ कि फिर लड़ाई होती है तो 1.5 लाख लोगों की करीब मतलब हत्या हो जाती है, जिसमें से कहते हैं कि 1 लाख लोग जो हैं वो सिविलियंस थे इंग्लिश से लड़ने के दौरान। अब अगर हम बेसिक सेंटर्स की अगर हम बात करें तो जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं वो सेंटर्स थे, देखिए मोस्टली जो सेंटर्स हैं वो जो यूनाइटेड प्रोविंस हमारा था, यूपी जो आज की डेट में है उसमें ही थे, और कुछ जो है वो अलग थे। देखिए पहला तो दिल्ली है जो हमने देखा, जहाँ पर बहादुर शाह को एक सिंबॉलिक हेड बनाया। अब देखिए जो बहादुर शाह थे वो क्या थे, वो बहुत कमज़ोर थे, बूढ़े भी हो चुके थे, और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल मतलब एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था और वीकनेस जो है वो शो हो रही थी। तो इनके साथ जो इनके एसोसिएट थे जिन्होंने इनकी मदद की वो है जनरल भक्त खान। तो ये जो है वो कमांड मतलब ये रियल कमांडर थे, यही कमांड को संभाले हुए थे। सिर्फ बहादुर शाह जो है वो एक सिंबॉलिक मतलब लीडरशिप थे। अब देखिए ये जनरल भक्त खान कौन है, ये हैं भाई बरेली ट्रूप जो जिन्होंने लीड किया था और वो दिल्ली लेकर आए थे सोल्जर्स को, और वो यहाँ से अब कमांड कर रहे हैं दिल्ली से। इनके अगेंस्ट में हम देखें, अगेंस्ट इन द सेंस कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इमेजेस बना दिए ताकि आपको अच्छी तरह ये याद रहे। ये मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव जो है पीसीएस में आते हैं या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई दिल्ली से कौन सा लीडर था, या फिर जो ब्रिटिश की साइड से कौन सा लीडर था, या फिर इंडियन जो लीडर थे वो कौन से थे। तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सारे जो नाम है वो याद रखने हैं। तो अगर हम देखें दिल्ली से जो इंग्लिश जो बंदा था जो ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहा था वो था जॉन निकोलसन, जिसने क्या किया है कि रिप्रेजेंट किया है इंग्लिश को और बाद में कैप्चर किया है दिल्ली को सितंबर 20, 1857 में। दूसरी चीज़, पहले तो इन्होंने मतलब जो भी इनके बीच में मुठभेड़ हुई, लड़ाइयाँ हुई, उसमें कैप्चर किया, बहादुर शाह को भी बंदी बनाया। जो और रॉयल जो प्रिंसेस थी उन्हें क्या किया इन्होंने पॉइंट ब्लैंक गोली मारी है, और जो लेफ्टिनेंट हडसन थे उन्होंने इन्हें क्या किया है कि कटवा दिया था इन्हें गोली मारने के बाद। अब देख रहे हैं कि भाई विद द फॉल ऑफ दिल्ली द फोकल पॉइंट ऑफ द रिवोल्ट डिसअपियर्ड। अब जो फोकल पॉइंट था भाई दिल्ली जो था मेन, वो डिसअपियर्ड हो जाता है। कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ से नाना साहेब हैं, और इनका जो जिन्होंने इनकी हेल्प की वो हैं तांत्या टोपे। नाना साहेब कौन थे भाई, अडॉप्टेड सन थे लास्ट पेशवा बाजीराव टू के। क्योंकि इन्हें देखिए ये अडॉप्टेड सन है तो इनकी जो फैमिली मतलब जो नेम था पेशवा, इन्हें इस चीज़ से इनकार कर दिया गया था कि भाई आप जो हैं वो नाम नहीं ले सकते पेशवा उनका, तो और इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। तो ये कानपुर के रीजन में रहते थे। तो अब जब यहाँ पे रिवोल्ट हुआ तो इन्होंने लीड किया। लड़ाई के दौरान इन्होंने ह्यूग व्हीलर जो हैं, सर ह्यूग व्हीलर, इन्हें 27 जून को 1857 में मार दिया था। तांत्या टोपे जो हैं वो इनके एसोसिएट थे। जब लड़ाई हुई सर कॉलन कैंपबेल जो इंग्लिश के साइड से थे, इन्होंने कानपुर को 1857 दिसंबर 6 को ऑक्यूपाई किया, और तांत्या टोपे जो थे वो सेंट्रल इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं उसमें कहीं गायब हो गए थे। लेटर ऑन उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन अब आप देखेंगे कि भाई उनके मरने के पहले उन्होंने पहले तो ये नाना साहब की हेल्प की, उसके बाद वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की भी हेल्प करते हैं। लखनऊ वाले अगर रीजन की हम बात करें तो वहाँ से रिप्रेजेंट कर रही थी बेगम हज़रत महल, और उनके बेटे जो हैं ब्रिजेश कादिर जो हैं वो इनकी मदद कर रहे थे। इन्होंने किसकी डेथ मतलब किसे मारा था, हेनरी लॉरेंस को इन्होंने किल किया था। और अगर इनके जो काउंटर पार्ट हैं वो उनकी बात करें तो वो हैं सर कॉलिन कैम्पबेल। तो देखिए कॉलिन कैम्पबेल जो हैं वो हमारे यहाँ पर कानपुर में भी हैं और लखनऊ वाले रीजन में भी हैं। इन्होंने सिटी को रिकवर किया 1858 में मार्च में। झांसी की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि भाई रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वन ऑफ दी स्ट्रॉन्जेस्ट मतलब लीडर जो हैं अमंग ऑल दी जो लीडर्स थे ऑफ द रिवोल्ट, वो मानी जाती हैं रानी लक्ष्मीबाई। और इनके एसोसिएट थे तांत्या टोपे, इन्होंने इनकी मदद की है। और फिर
जब झांसी को कैप्चर कर लिया गया तो ये ग्वालियर की साइड भागी हैं, और ग्वालियर पे जो सिंधियास थे उनसे जब मदद मांगी गई तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई, और कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, असाइलम आपको नहीं दे सकते हैं। तो झांसी की रानी को बाद में ह्यूग ने मार दिया था। लेकिन उनकी ब्रेवरी को देखते हुए ह्यूग ने कहा है कि हेयर ले द वुमेन हु वॉज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। बरेली की अगर हम बात करें तो वहाँ से खान बहादुर खान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर डिसेंडेंट ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ रोहिलखंड, और इनके अपोजिट में जो है वो है कॉलिन कैम्पबेल। बिहार की बात करेंगे तो वहाँ से कुंवर सिंह है जो कि एक ज़मींदार थे जगदीशपुर के, और उन्होंने सिपाही को ज्वाइन किया जब जो सिपाही जो हैं वो अर्रा पहुँचे दीनापुर से, और इनके अपोजिट में थे विंसेंट आयर। फैज़ाबाद जो यूपी में एक रीजन है, और वहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्हें लाइट हाउस ऑफ द रेबिलियन एज वेल एज डांका शाह भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हैं वो साउथ से आए थे, पेलनक्विन में आए थे, और ये ड्रम बजाते हुए इनकी जो मतलब जो फॉलोअर्स थे वो इन्हें लेकर आए थे। ये पालकी जो होती है उसमें ये आए थे, और जब नाना साहिब और खान बहादुर खान जब लड़ रहे थे उन्हीं के टाइम पीरियड में ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है ये फैज़ाबाद से लड़ रहे थे, और इनके अपोजिट में थे हेनरी लॉरेंस, जिन्होंने बैटल ऑफ चिनहट जो है वो मौलवी अहमदुल्ला शाह के साथ लड़ी है, और ब्रिटिश फोर्सेस को इसमें मौलवी शाह ने हरा दिया था, और लेटर ऑन हेनरी लॉरेंस के अंडर जो है फैज़ाबाद को कैप्चर कर लिया गया। इलाहाबाद की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि भाई मौलवी लियाकत अली जो हैं उन्होंने लिबरेट कर दिया था इलाहाबाद को ब्रिटिश अथॉरिटी से 10-15 दिन के लिए, और अपना मुग़ल एम्परर का जो फ्लैग है वो अनफोल्ड किया। लेकिन लेटर ऑन जेम्स नील के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इन्होंने रिकैप्चर कर लिया इलाहाबाद एंड बनारस को बाद में। तो हमने देख लिया भाई सारे सेंटर्स जो इंपॉर्टेंस थे, उनके सारे लीडर्स, और उनके अपोजिट में जो ब्रिटिश काउंटर पार्ट का लीडर था जिन्होंने बाद में रिवोल्ट को सप्रेस किया। तो हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम जानेंगे कि भाई ऐसे कौन से कारण थे कि भाई जिसकी वजह से जो रिवोल्ट है हमारा फेल हो गया। सबसे पहला कारण है कि एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन। तो द ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन मोर और लेस अनअफेक्टेड। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल क्लासेस की अगर हम बात करें कि भाई सारे क्लासेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि देखिए जो बड़े ज़मींदार थे वो एक्ट कर रहे थे एज ब्रेक वाटर्स टू स्टॉर्म। इवन अवध जो तालुकार थे वो लोग भी बैक ऑफ कर गए थे, क्योंकि उनकी जो लैंड थी वो उनकी लैंड को रेस्टिट्यूट कर दिया गया था, वापस दे दिया गया था, उन्हें वादे कर दिए गए थे, तो उन्होंने भी बैक ऑफ कर लिया। एजुकेटेड इंडियन की बात करें तो वो कह रहे थे कि भाई जो ये रिवोल्ट है वो मतलब इस रिवोल्ट को बैकवर्ड लुकिंग कह रहे थे, सपोर्टिव ऑफ फ्यूडल लॉर्ड थे वो लोग, और उनका मानना ये था, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं मॉडर्निटी की, उनका मानना ये था कि दीज पीपल हैड हाई होप्स दैट ब्रिटिश वुड अशर इन एन एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है ब्रिटिशर जो हैं वो इनकी हेल्प करेंगे, इंडिया को और डेवलप करने के लिए हेल्प करेंगे। इन लोगों का मानना ये था, एजुकेटेड जो क्लास थी। और फिर हम देख रहे हैं कि भाई मोस्ट इंडियन रूलर्स रिफ्यूज़ टू ज्वाइन। जैसे कि आप देखिए ग्वालियर के जो सिंधियास थे, या होलकर जो हैं इंदौर के रूलर जो हैं, पटियाला, सिंध और अदर सिख जो चीफ्टन थे, उन लोगों ने सब लोगों ने इनकार कर दिया था ज्वाइन करने से, और महाराजा ऑफ कश्मीर ने भी। और पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ अफेक्ट हुई थी इस रिवोल्ट से। पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट की बात करते तो देखिए भाई जो यूरोपियंस हैं उन लोगों के पास बिल्कुल हाई क्लास, उस टाइम पीरियड की हाई क्लास वेपन्स हैं, एनफील्ड राइफ़ल है, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो था वो उनकी मदद कर रहा था कमांडर इन चीफ को, कि भाई टाइम टू टाइम उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी सारी मूवमेंट और स्ट्रेटजी की, जो इंडियन जो भी लीडर्स थे उनकी। अब भाई ये तलवार और चाकू से लड़ाई कर रहे हैं, गन और जो भी मतलब छोटी मोटी गन से, तो नहीं टिक पाते हैं ज़्यादा टाइम तक। अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड हैं कि भाई जो प्रिंसिपल जो रिबल्स लीडर्स हैं, नाना साहेब, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, वर नो मैच टू देयर ब्रिटिश ओपोनेंट इन जनरल से। क्योंकि भाई ये लोग जो हैं आपके जेम्स ऑट्रम हैं, हेनरी हैवलॉक हैं, जॉन निकोलसन, ये सब ट्रेंड जो हैं, पढ़े लिखे ट्रेंड, मतलब ये लोग थे इन सब चीज़ों में, लड़ाई करने में। नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, कोई भी इनकी यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, मॉडर्न नेशनलिज्म के बारे में इन्हें कुछ पता नहीं था, कैसे आज़ादी चाहिए, ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई। तो म्यूटिनर लैक्ड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल रूल, नॉर डिड दे हैव अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम,
a coherent ideology, a political perspective और a social alternative। हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर की अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि भाई पूरे रिवोल्ट के दौरान जो है पूरा कॉपरेशन दिखा गया हिंदू एंड मुस्लिम के सारे लेवल पर। जैसे आप देखिए बहादुर शाह जफ़र को पॉलिटिकल लीडर बनाया गया, वो एक मुस्लिम एम्पर थे और पहला जो इम्पल्स था हिंदू सिपाही का वो मेरठ में हुआ। उन्होंने दिल्ली मार्च किया मुग़ल एम्पीरियल कैपिटल को। मौलाना जो आज़ाद है उनका कहना था कि भाई हिंदू और मुस्लिम की वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें नेशनल मूवमेंट के दौरान तो हम यहाँ पर हमें दो चीज़ डिस्कस करनी है, एक देवबंद मूवमेंट और एक अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए अलीगढ़ मूवमेंट एमर्ज्ड एज अ लिबरल मॉडर्न ट्रेंड अमंग मुस्लिम इंटेलिजेंसिया बेस्ड इन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि आज की डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इट एम्ड एट स्प्रेडिंग मॉडर्न एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम विदाउट वीकनिंग देयर एलिजेंस टू इस्लाम। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि भाई मॉडर्न एजुकेशन जो है वो इंडियन मुस्लिम्स के अंदर हमें लानी है, मतलब उन लोगों को एजुकेट करना है, लेकिन उनका जो इस्लामिक जो बिलीव्स हैं उनके वो इंटैक्ट रहने चाहिए। सोशल रिफॉर्म्स जो हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, जैसे कि उनके जो बिलीव्स हैं पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी, विडो रीमैरिज और वुमेंस एजुकेशन, इन चीज़ों को रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो अलीगढ़ मूवमेंट इन सब चीज़ों की बात करता है। स्लेवरी ले लीजिए या डाइवोर्स ले लीजिए। द मूवमेंट्स आइडियोलॉजी वॉज बेस्ड ऑन लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान। कुरान का जो है वो लिबरल इंटरप्रिटेशन कर रहा है ये अलीगढ़ मूवमेंट। दे सॉट टू हार्मोनाइज द इस्लाम विथ मॉडर्न लिबरल कल्चर। दे वॉन्टेड टू इम्पैक्ट अ डिस्टिंक्ट सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी टू मुस्लिम्स ऑन मॉडर्न लाइन्स। और सून अलीगढ़ बिकेम द सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल रिवाइवल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अब अगर हम बात करें सर सैयद अहमद खान जी की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे भाई ये एक रिस्पेक्टेबल मुस्लिम फैमिली में पैदा होते हैं और एक ये लॉयलिस्ट मेंबर थे जुडिशियल सर्विस के ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और रिटायरमेंट के बाद 1876 में इन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन किया 1878 में, और एक ही अर्नड नाइटहुड इन 1888। नाइटहुड क्या है कि एक टाइटल था जो कि आदमी लोगों को दिया जाता था उस टाइम के दौरान, ब्रिटिश क्वीन या फिर जो किंग है वो देता था उनकी जो भी आदमी उनकी सर्विस के लिए। तो जो नाइटहुड जिन्हें मिल जाता था वो अपने नाम के आगे मिस्टर की जगह सर लगा सकते थे। फिर आगे देखते हैं, ही वांटेड टू रिकॉन्साइल वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन विद द टीचिंग ऑफ कुरान। तो मतलब जो वेस्टर्न जो साइंटिफिक एजुकेशन है और जो कुरान की नॉलेज है उस चीज़ को वो मिला के लोगों को जागरूक करना चाहते थे। ही सेड दैट रिलीजन शुड बी अडेप्टेबल विद टाइम। उन्होंने कहा भाई रिलीजन जो है वो अडेप्टेबल होना चाहिए टाइम के साथ। अब भाई टाइम चेंज हो रहा है तो ऐसा नहीं कि भाई आपके जो बिलीव्स हैं आप उसी पे स्टक रह गए। आप टाइम बदल रहा है, उसके साथ साथ आपको अपने बिलीव्स जो भी आपके धर्म में जो पॉलिसीज़ हैं उस चीज़ को आपको चेंज करना है। ही एडवोकेटेड क्रिटिकल अप्रोच, फ्रीडम ऑफ थॉट, नॉट कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन और कस्टम। उन्होंने कहा भाई बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीटली डिपेंड करना है ट्रेडिशन और कस्टम के ऊपर ही सिर्फ। ही वॉज ऑल्सो अ ज़ीलस एजुकेशनिस्ट एज एन ऑफिशियल। उन्होंने क्या देखिए स्कूल खोले टाउन्स में और बुक को ट्रांसलेट किया है उर्दू में, और एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जहाँ से अलीगढ़ मूवमेंट की मतलब स्टार्ट होता जो हमने पढ़ा है अभी, वो उन्होंने स्टार्ट किया, इस्टेब्लिश किया, जिसे हम आज की डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलते हैं। He also struggled to improve women's position through better education and by opposing parda and polygamy, advocating easy divorce, condemning system of Piri and Muridi. He believed in the fundamental underlying unity of religion और practical morality. तो आप देख रहे हैं कि भाई इनके जो आइडियाज़ हैं वो कितने ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की ये बात करते हैं। आगे देखते हैं, सर सैयद अहमद खान आर्ग्यूड दैट मुस्लिम शुड कंसंट्रेट ऑन एजुकेशन एंड जॉब्स। मतलब उनका कहना ये था कि भाई आप लोग एजुकेशन पे अपना ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई करिए और जॉब्स लीजिए, क्योंकि भाई जो उनके काउंटर पार्ट हैं हिंदूज़ लोग हैं उनके अकॉर्डिंग वो जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनका मानना ये था कि भाई आप लोग पढ़ लिख तो रहे हैं लेकिन आपको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे। तो उन्होंने अपोज किया पॉलिटिकल एक्टिविटी बाय मुस्लिम्स।
अब देखिए, अब इतने ज़्यादा ये सपोर्ट में थे तो कहा जाता है कि अनफॉर्चुनेटली ही अलाउड हिमसेल्फ टू बी यूज्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन देयर एबनॉक्शियस पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो अब इनकी जो ये बेकार जो पॉलिसीज़ थी डिवाइड एंड रूल वाली, उनके उसमें जो है ये फंस गए। एंड लेटर ईयर्स ही स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग द डाइवर्जेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जो आदमी पहले के टाइम में हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी की बात कर रहा है, उसके आइडियाज़ इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, तो ब्रिटिशर्स की जो ऐसी ये पॉलिसीज़ थी डिवाइड एंड रूल वाली, इसकी वजह से इनके आइडियाज़ जो हैं वो मतलब शो करने लगे डाइवर्जेंस और हिंदू और मुस्लिम के बीच में। देवबंद मूवमेंट की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि भाई ये जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ मुस्लिम उलेमा एज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो प्योर टीचिंग ऑफ कुरान और हादिस की उसे प्रोपोगेट करना है और जिहाद की जो भावना है फॉरेन रूल के अगेंस्ट उसे इंटेक्ट करके रखना है। देवबंद मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है दरुल उलूम। दरुल उलूम, देखिए दरुल उलूम का मतलब होता है कि हाउस ऑफ नॉलेज, इस्लामिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ये दरुल उलूम। तो ये कहाँ पे था? देवबंद में, और ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो आज की डेट में यूपी में है। 1866 में देवबंद मूवमेंट स्टार्ट होता है। लीडर्स कौन थे जिन्होंने स्टार्ट किया? मोहम्मद कासिम नानोतावी एंड राशिद अहमद गगोई। इनका कहना था कि भाई जो रिलीजियस लीडर्स हैं इन्हें हमें ट्रेन करना है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, टू ट्रेन रिलीजियस लीडर्स फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। अब देखिए जो अलीगढ़ मूवमेंट जो हम अभी मतलब जो अलीगढ़ मूवमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जो हमने अभी पढ़ी, वो क्या थी कि भाई वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम्स थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन एंड द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये था। एंड द एम जो है देवबंद मूवमेंट का वो क्या है? वो है द मोरल एंड द रिलीजियस रीजनरेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये जो है वो कॉन्ट्रडिक्टिंग आइडियाज़ शो कर रहे हैं कि भाई वहाँ पर क्या है कि मुस्लिम को वेस्टर्न एजुकेशन मतलब आपको देनी है, यहाँ पर बात हो रही है कि सिर्फ मोरल एंड रिलीजियस रीजनरेशन करना है मुस्लिम कम्युनिटी का। और इंस्ट्रक्शन जो हैं देवबंद में वो ओरिजिनली इस्लामिक रिलीजन को शो कर रहे हैं। और ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट की अगर हम बात करें तो देवबंद स्कूल वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1888। तो अब देखिए 1888 में जब आपका 1885 में जब आपकी आईएनसी बनती है तो इन्होंने क्या किया? उसे वेलकम किया है। और 1888 में इशू किया है फतवा अगेंस्ट सैयद अहमद खान के ऑर्गेनाइजेशन जो है द यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन एंड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन। तो इसके अगेंस्ट में एक फतवा जारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि भाई महमूद उल हसन जो इनके जो देवबंद मूवमेंट में आगे कुछ लीडर्स रहे हैं, अब ये थोड़े से आगे प्रोग्रेसिव आइडिया लेके आते हैं। इनका कहना क्या था कि भाई ही वर्कड ऑन सिंथेसिस ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड नेशनलिस्ट एस्पिरेशन। इन्होंने कहा कि भाई जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें आपको ऐसे लोगों में बताना है कि भाई जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशन है उसके साथ वो सिंक्रोनाइज होके चलें। द जामियत उल उलेमा गेव अ कॉन्क्रीट शेप टू हसन आइडिया। तो ये जो मोहम्मद उल हसन का आइडिया था उसे जामियत उल उलेमा ने एक कॉन्क्रीट शेप दे दिया। कैसे? कि उनका आइडिया क्या था? प्रोटेक्टिंग द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम इन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन यूनिटी एंड दी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ मुस्लिम को इस्लामिक रिलीजन ही आप पढ़ा रहे हैं। तो उनका कहना क्या था जमीयत उल उलेमा का कि भाई आप उनके रिलीजियस और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट तो करिए, लेकिन आपको जो इंडियन लेवल पर यूनिटी है और जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है, उन्हें कंसिडर करते हुए। शिबली नुमानी जो हैं उन्होंने फेवर किया इंग्लिश लैंग्वेज को और यूरोपियन साइंस को एजुकेशन सिस्टम में। उन्होंने कहा भाई इस चीज़ को भी आपको इंक्लूड करना है। एंड शिबली नुमानी ने ही फाउंडेड द नतवादल उलामा एंड दरुल उलूम इन लखनऊ इन 1894 से 1896 तक। He believed in the idealism of the Congress and cooperation between the Muslims and the Hindus। तो आप देख रहे हैं कि भाई देवबंद मूवमेंट जो कि स्टार्ट होता है कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ अगेंस्ट जो आपका अलीगढ़ मूवमेंट था, और फिर धीरे धीरे जो कुछ लीडर्स हैं जैसे कि महमूद उल हसन है, जामियत उल उलेमा है या शिबली नुमानी है, वो धीरे धीरे करके कुछ प्रोग्रेसिव आइडियाज़ जो हैं वो लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि भाई बिटवीन मुस्लिम्स जो कॉपरेशन होना चाहिए बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ स्टेट वेयर बोथ कुड लिव एमिकेबली। तो आई होप गाइज आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।